गेम चालू। चलो ठीक है भाई, अपन लोग पढ़ रहे हैं। देखो इधर ये सबको है, मैंने 10th और 12th को पढ़ा चुका हूँ, ये सब तुम लोग को पहले पढ़ा दिया। जिनने नहीं पढ़ा वो एक बार फिर से पढ़ लो। इज दैट क्लियर? इसके अलावा शायद ही यार आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। और सुनो तो इसमें कोई नया अपडेट चीज होती नहीं है। इसमें अगर कोई नई चीज अपडेट होगी तो वो है तो नई कविता, और नई कविता में भी वो चीज तब अपडेट होगी, तब 2, 4, 10, 15 कभी मरेंगे तब जाके वो ऐड होंगे। ठीक है, अभी कोई पॉसिबल नहीं। जो पहले मर चुके हैं वही नई कविता में ऐड है। अगर वो नई कविता में ऐड होना चाहते तो उनको मरना पड़ेगा। ठीक है, मरने के बाद वो छपेंगे नई कविता में। रिजल्ट क्लियर? अभी पुराने ही पढ़ रहे हैं अपन, सब कुछ अच्छे ध्यान देंगे। सबको है, पूरी क्लास को है, ठीक है। और सब प्रेजेंट ऑफ माइंड बैठेंगे। रिजल्ट क्लियर? और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अपन अगला लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई? काल। काल कितने प्रकार के होते हैं कौन बताएगा? ठीक है, कौन बताएगा? जल्दी बताओ जिनने पढ़ा। काल कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, कौन कौन से काल? आदिकाल, शेट, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हाँ 3, और मध्यकाल 2 में बटा है। ठीक है, 2 में बटा, एक भक्ति काल और एक रीतिकाल। तो काल कितने रे? 4। ठीक है, 4 में से 3 काल अपन लोगों ने पढ़ लिए। गौर से सुनो, अपन ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़े? पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे आदि काल, जिसे वीर गाथा काल कहा जाता है। और ऐसा क्यों लग रहा है कि वह 1375 से चालू हुआ था क्या? ठीक है, या फिर 1875 से चालू हुआ था? सबसे पहले वही चालू हुआ था। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद धीरे धीरे अपन लोग आगे बढ़े। तो समथिंग 1375 या कुछ में वो क्या हुआ था? चालू हुआ था। ठीक है, तो आदि काल को ही वीर गाथा काल कहा जाता है, और वो हो गया था अपना उसी दिन खत्म। आगे बढ़े, मध्यकाल आया। मध्यकाल में 2 चीज देखने को मिली, एक मिला पूर्व काल, एक मिला मध्यकाल। पूर्व काल को कहते हैं क्या? भक्ति काल। और उत्तर काल को क्या कहते हैं? रीति काल। तो 2 वहां पर हो गए, कितने हो गए? 3, और चौथा बचा था आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में नई नई प्रवृत्तियां आई, और नई नई चीज जो सिस्टम होके अपडेट होके आई हैं, वो चीजों को अपन देखेंगे। आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है, और ये लगभग ऐसा माना जाता है कि 1843 से ये माना जाता है। पर्टिकुलर डेट कोई नहीं बता सकता। 1843 से इसका प्रारंभ माना जाता है हिंदी साहित्य में। इज दैट क्लियर? तो अपन पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। 1843 से इसका आरंभ माना जाता है, पर पर्टिकुलर डेट क्या है वो मुझे भी नहीं मालूम, और लिखने वाले को भी नहीं मालूम। 1843 से इसका आगमन माना जाता है, और 1843 से आगमन हुआ आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल कहा जाता है। गद्यकाल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्यतः जो गद्य कवि थे वो आए, गद्यकार आए, लेखककार आए, इसलिए इसका नाम पड़ गया गद्यकाल। पढ़ने मत पंटाओ, कोई मतलब नहीं है, चुपचाप बैठो। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैं नशे में हूँ। इज दैट क्लियर? मैं नशे में हूँ, इसलिए शांत बैठो, चुप ही बैठो, सांस ले सकते हो बस। इज दैट क्लियर? ओके, आधुनिक काल, गद्यकाल 1843 से प्रारंभ हुआ। भारतेंदु युग, एक बार फिर से चलते हैं, 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920, 1920 से 1936, 1936 से 1943, 1943 से 1950, 1950 से अब तक। और इसकी माँ की आंख रहस्यवादी का पता ही नहीं। रहस्यवादी का पता ही नहीं कि रहस्यवादी युग चालू कब हुआ। रहस्यवादी युग चालू, पर एक बात तो सुनो, रहस्यवादी का वर्णन तो भारतेंदु युग से पहले भी आता है। रहस्यवादी युग जबकि है वो लास्ट में, और जबकि यहाँ का जो एक कवि था कबीर दास, कबीर, उसने भी रहस्यवादी युग का अनुसरण करा, और रहस्यवाद का अनुसरण करके उसने लेखनी लिखा। तो फिर ये लास्ट में कैसे आ सकता है? पर ये है एक्चुअली कहां पर? ये है एक्चुअली कहां पर? रहस्यवाद कहां से चालू हुआ है? यहां से चालू हुआ, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कहां से नहीं मालूम। मालूम ही नहीं है, खत्म ही हो गई कहानी। इसको पैदा करने वाला कौन है और इसको बनाने वाला कौन है, और ये कब आया? ये एक रहस्य बना हुआ है, और ये कब आया कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि भारतेंदु युग जो है वो भारतेंदु युग वाले ने भी रहस्यवाद के अनुसरण करके अपने वाद को लिखा है। तो रहस्यवाद आया कहां? कोई काल निर्धारण
नहीं। इसका कोई काल निर्धारण नहीं है। सबको अच्छे से समझना है, ऊँगना नहीं है, झपकी आ रही है, कोई मतलब नहीं, पानी डाल दूंगा 2 ग्लास, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखेंगे। आधुनिक काल भारतेंदु युग को ही पुनर्जागरण काल कहा गया। 1850 से 1900 तक चला। फिर द्विवेदी युग आया, जागरण काल कहा जाता है इसे, 1900 से 1920 तक चला। छायावादी युग आया जिसे छायावाद कहा जाता है, 1920 से 1936 तक चला। 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद युग आया। फिर उसके बाद प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 तक चला। उसके बाद 1950 से अब तक मिल रही है कौन सी कविता? नई कविता मिल रही है। फिर उसके बाद इसे हम पढ़ेंगे जरूर, रहस्यवादी युग, क्योंकि इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसी से तो सारी कौम फूट के बाहर निकली है, ठीक है। तो इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये 7 आइटम पढ़ना है आपको आधुनिक काल में। कितने आइटम पढ़ना है? आपको 7 आइटम पढ़ना है। एक एक करके अपन पढ़ते हैं और अब भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड रहेंगे। कोई भी क्लास हो जाए, चाहे वो 10वीं रहे, 11वीं रहे, 12वीं रहे, 9वीं रहे, 8वीं रहे, 7वीं रहे, 6वीं रहे, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग रहे, मैंने पूरा अपडेशन कर दिया हूँ। यहाँ पे पूरा A to Z लिखा हूँ। कहीं ढूंढ भी लोगे तो इतना सारा अपडेशन आपको मिलेगा ही नहीं। केवल 2 प्रवृत्तियों और 2 कृतियों से, 2 रचनाओं से ज्यादा आपको किसी किस्म में मिलेगी ही नहीं, ठीक है। मैंने पूरा आपको यहाँ पर मेकअप कर दिया हूँ। आपको आईने के सामने जाके सवर जाना है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? सुना था कि वो आएंगे अंजू, मन में ना जाने उनसे क्या क्या बात होगी, ना ये बात होगी ना वो बात होगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो गौर से सुनिएगा। अपन पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा गया। भारतेंदु युग, उस समय समाज ही पूरा बिखरा हुआ था यार। समाज ही पूरा डिस्टर्बेंस में था। डिस्टर्बेंस का मतलब यह है कि समाज में कुछ गलत और दूषित प्रवृत्तियां फैली हुई थी। धीरे धीरे उन प्रवृत्तियों को दूर करना था। इसीलिए ये महान लोग पैदा हुए। इन्होंने मुंह से लोगों को सुधारने की कोशिश की, पर वो सुधरे नहीं, तो उन्होंने लेखनी लिखना चालू कर दिए। क्योंकि सुना है कि जो चीज अपन लिखी हुई पढ़ते हैं तो लोग उससे सुधर जाते हैं। इसीलिए तुम लोग काफी किताब लेके पढ़ते हो। नहीं तो इतना तो ज्ञान है तुमको, तुम तो ऐसे ही डायरेक्ट खड़े हो सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। पूछिए, अबे मैं नहीं तो कौन बे? पूछिए, मैं नहीं तो कौन बे? ठीक है। पर अपन जब तक संतुष्टि नहीं होती है, गौर से देखिएगा, मास्टर जब पढ़ाता है, ठीक है, सवाल करवाता है, तो उसके बाद वो बोलता है बच्चों से, बेटा पीछे उत्तर देख कितना आ रहा है, उत्तर देख कितना आ रहा है। फिर उत्तर देखते हैं, हाँ आ गया, ठीक है। मतलब लिखा हुआ मानते हैं लोग। कहाँ लिखा है? लिखा हुआ मानते हैं। इज दैट क्लियर? तो वैसा ही क्या हुआ, लोगों ने लेखनी लिखना चालू कर दिए, ठीक है। नए नए कविताकार पैदा हुए, गद्यकार पैदा हुए, पद्यकार पैदा हुए, और उन्होंने अपनी लेखनी को लिखा समाज को सुधारने के लिए। इज दैट क्लियर? हिंदी साहित्य में एक नई नई रचना की। तो उसी समय सन 1850 की बात कर रहे हैं। 1900 में एक ऐसा आदमी पैदा हुआ, भारतेंदु, जिसका पूरा नाम था क्या? डॉक्टर भारतेंदु हरीश चंद्र। तो वो पैदा हुए और उन्होंने पुनर्जागरण काल चलाया, और उन्हें पुनर्जागरण काल का एक अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया कि वाह तुम्हारी रचनाएं ऐसी हैं जिससे समाज क्या हो रहा है? जाग रहा है, समाज में सुधार आ रहा है। इसीलिए दोबारा उन्होंने समाज को जगाने की कोशिश की थी, इसीलिए उनका नाम पुनर्जागरण काल के नाम पे रख दिया गया। आज मोदी युग है। लोग कह रहे कौन सा युग चल रहा है? बोले मोदी युग है। वो नव जागरण कर रहा है, लोगों को जगा रहा है और लोगों की सेवा कर रहा है। तो लोग बोलने लगे मोदी युग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? मोदी युग चल रहा है, ठीक है। तो वैसे क्या चलता था? भारतेंदु युग, जिसे कहा जाता था क्या? पुनर्जागरण। अब भारतेंदु युग में ऐसी कौन कौन सी विशेषता थी, क्या चीजें थी कि ये बंदा हिट हो गया, ये बंदा हिट हो गया? तो क्या क्या विशेषता थी? नंबर 1, सबसे पहली बात, इसके प्रवर्तक देखते हैं, ठीक है। भारतेंदु युग के जो प्रवर्तक है वो भारतेंदु हरीश चंद्र है। भारतेंदु हरीश चंद्र। तो भारतेंदु हरीश चंद्र ने जन्म दिया किसको? भारतेंदु युग को, भारतेंदु युग को, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मिलता है? गौर से सुनना, मेन टॉपिक, ठीक है। ये है आपकी पूरी रचनाएं, या विशेषता, या प्रवृत्तियां, या फिर लक्षण, या फिर कृतियां, ठीक है। कुछ भी पूछ ले, कृतियां पूछ ले, रचनाएं पूछ ले, विशेषता पूछ ले, लक्षण पूछ ले, इज दैट क्लियर? विशेष बातें पूछ लिए, मेन बातें पूछ लिए, कुछ भी पूछ लिए, ये इतना ही है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है? नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है। कौन? भारतेंदु हरीश चंद्र। और सुनो तो, ये हिंदी
साहित्य का प्रवेश द्वार था। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार मतलब हिंदी साहित्य का गेट खुल चुका था और नए नए लोग अब वहां पर इंटर हो चुके थे और नई नई रचनाओं को वो अंजाम दे रहे थे अपनी कलम के माध्यम से। इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हिंदी साहित्य का क्या कहा गया? प्रवेश द्वार। दो बातें समझ में आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि चल रहे दो विशेषता बता, इसकी तो बतला दोगे? कि सर भारतेंदु युग के जो प्रवर्तक हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और सर हिंदी साहित्य का यह प्रवेश द्वार माना जाता है। अगर ऑप्शन में भी ये क्वेश्चन आ गया तो बन जाएगा। यस सर। आगे चलते हैं। अगला नई सामाजिक चेतना। इसमें नई सामाजिक चेतना समाज के सामने लाई गई थी क्योंकि समाज में बहुत सारी दूषित प्रवृत्तियां फैली हुई थी। वही बात होगी यहाँ से लेके यहाँ तक जब अपन लोग आएंगे तो वही बात होगी। समाज में बहुत सारी सामाजिक क्या फैली थी? दूषितपन फैला था। पूरा पर्यावरण पूरा समाज गंदा था। उस समाज को ये साफ करना चाहते थे अपनी लेखनी के माध्यम से। इसीलिए इनने सामाजिक सुधारक रचनाएं ज्यादा लिखी। ठीक है। सामाजिक चेतना को जागृत करने के लिए, समाज की चेतना को जागृत करने के लिए इन्होंने रचनाएं की थी। और नई वाली, पुरानी वाली नहीं, जो पुरानापन पढ़ के आ गए वो नहीं थी। अब यहाँ पर कुछ नया मिलेगा और समाज के ही लिए मिलेगा, बाकी किसी के लिए नहीं मिलेगा। तो नई सामाजिक चेतना की प्रधानता भारतेंदु युग में पाई जाती है। अगला राष्ट्रीयता की भावना। भाई उस समय देश अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था। तो देश भाई गुलाम था तो हमें देश प्रेम जागृत करना था। और देश प्रेम कब जागृत होता? जब देशभक्ति पैदा होती। और जब देशभक्ति कब पैदा होती? जब देश प्रेम होता। तो देश प्रेम होता कब? जब देश होता। जब देश होता तो क्या होता? प्रेम होता। अरे प्रेम होता ही है ना, अक्सर प्रेम होता है ना। अपने यहाँ बच्चे कोचिंग पढ़ने आते पर आपस में प्रेम हो जाता है। तो प्रेम क्यों हुआ? क्योंकि लोग हैं तो प्रेम हुआ। अब कश्मीर से 370 धारा हट गई। अब क्यों हट गई? लगी थी इसलिए हट गई। ना? अरे जो चीज लगती है वो हटती है कि नहीं? सूरज निकला है तो वो क्या होगा? जो चीज लगी है तो वो क्या होगा? Is that clear? तो वैसे ही यहाँ पर अपन लोग क्या देखते हैं? राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना था, देश प्रेम की भावना पैदा करना था। देश प्रेम का मतलब समझते हो आप? देश प्रेम एक ऐसा प्रेम जिसमें मर के भी तुम अमर हो जाते हो। अमित ठेंगे शहीद हो गए, छिंदवाड़ा क्या बन गया? अमित ठेंगे मार के। Is that clear? ऐसा प्रेम जिसमें आप अमर हो गए। ऐसा प्रेम तो ना ये फटा कुर्ता और फटा पैजामा ले घूम रहे मेरा मजनू की तरह है। कोई वैल्यू नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं। और देश के लिए मर गए, देश प्रेम कर लिए, लोग फूल अर्पित करेंगे। ठीक है। और पागल जैसे लटक गए फांसी, वो मेरी नहीं तो मैं किसी की नहीं। ये क्या मतलब है? इसमें कौन सा अमर हो जाओगे तुम? प्रेम सोच समझ के करो। और किससे करो? देश से करो। और सुनो तो देश कहाँ का होना चाहिए? अपने ही देश का देश होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो प्रेम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, अमेरिका चले गए, जापान चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम सोच लो अपने। तो राष्ट्रीयता की भावना समझ गए? देश प्रेम, देश भक्ति की भावना, मर मिटना अपने देश के लिए, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और देखना जोर कितना बाजुए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक काम करो, तुम मुझे पढ़ाई दो मैं तुम्हें खुशियां दूंगा। ये कहते तुम्हारे मम्मी पापा कि बेटा वो सुभाष चंद्र के बॉस के नियम पे काम करते तुम्हारे मम्मी पापा। क्या बोलते हैं? तुम मुझे पढ़ाई दो मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियां दूंगा। पर तुम ढंग से पढ़ाई नहीं दे पा रहे। ठीक है। 3 माही में अभी तुम फेल हो गए। अभी 6 माही हुआ है, क्या मालूम पास हो पा रहे कि नहीं। और वार्षिक में क्या मालूम पेपर देने पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कुछ तो इंतजार करेंगे। 12 बजे रात को वो एक मासा में पेपर डालता भाई। हाँ 4 बजे बिल्कुल पेपर डालता भाई। चलना है, कितने लगेंगे? 1500 लगेंगे। अबे जिनने साल भर में नहीं उखाड़ पाया तो वो क्या 1 घंटे में उखाड़ लेगा? और तुम साले करते क्या हो? परीक्षा के 1 घंटे पहले चूतिया बनाते सेंटर में पहुंचने के बाद। अब तुम क्या रजनीकांत के रॉबर्ट हो जो ऐसे करके पढ़ लोगे? अबे तुमने 365 दिन में नहीं पढ़े, वहां चूतिया जैसी हरकत करने की जरूरत क्या है? और एक बात बता, जब तेरा बिस्तर नीचे लगा था तेरे ऊपर जाने की ठीक है? और कह रही है कि गलती मारे से हो गई। तो गलती क्यों हुई है? रामखोर
जब तेरा बिस्तर नीचे था तो तुझे ऊपर जाने की जरूरत क्या थी? और बोलती गलती मारे से हुई, और गलती भी नाच नाच के बता रही, छत पे सोया था बहनोई, और ऐसी और फालतू की लचान, कुछ नहीं करने का, जी भर के 365 दिन पढ़ने का, बात खत्म, एग्जाम देके आने का, जो होगा देखी जाएगी। तुमसे मुझे यही उम्मीद है। जो राष्ट्रीयता की भावना, हास्य व्यंग की भावना, हास्य व्यंग की भावना। अच्छा, लोग संवेदनाओं से नहीं समझे, लोग सैडनेस से नहीं समझे, लोग दुखित और चिंतित अवस्था की रचनाओं में नहीं समझे, तो उन्होंने दिमाग लगाया कविताकारों ने कि लोगों को अब हंसाकर समझाएंगे। क्या कर कर? हंसाकर समझाएंगे। तो हास्य व्यंग बहुत बड़ी मात्रा में दिखता है कि वो पहली तो थी हास्य वाली, वो पहली तो थी हास्य वाली, परंतु उसमें एक ऐसा व्यंग था कि वो व्यंग दिलो दिमाग में छा गया और हम मर मिटे देश के लिए। हंसी हंसी कुर्बान हो गए, हंसते हंसते फांसी के फंदे में झूल गए। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो हास्य व्यंग की प्रधानता यहाँ पर पाई गई। और सुनो, उस समय कुछ दलिद्र लोगों का राज था, वो गोरी चमड़ी वाले, कोई है यहाँ पर गोरी चमड़ी वाले लोग, अंग्रेज जो किसी के भले नहीं हुए। 400 साल और अंग्रेज राज करते तो कसम से इंग्लिश तो अच्छी आई जाती अपन लोग को। क्लियर? तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। उस समय अंग्रेजी शिक्षा का क्या हो रहा है? विरोध। और बिल्कुल विरोध होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी का कोई अस्तित्व नहीं है। इज दैट क्लियर? वो बहुत ही बोनी सहेली है, पर ना जाने हम लोग कैसे हैं जो उसको महत्व दे रहे हैं। क्योंकि हम भारत के लोग एक ऐसे लोग हैं जो दीवार पर ही लिख के बताते हैं कि दीवार पे लिखना मना है। दीवार पे ही बताते हैं कि दीवार पे लिखना मना है। तो तू क्यों लिख रहा है? तू क्यों लिख रहा है? मुंह से बोल दे, खड़े हो जा, आने जाने वाले को रोज बोल दीवार पे लिखना मना है, दीवार पे लिखना मना है। समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता क्या है। कहीं मंदिर में लिखा रहता है कि यहाँ जूते चप्पल उतारना मना है। कुछ खालिस्तान टाइप के लड़के आते हैं, कुछ खालिस्तान टाइप के असामाजिक धाराएं आती है और उसमें नाम मिटा देती है, कहता है यहाँ जूते चप्पल उतारे। खुद ही अपन अपने साथ खिलवाड़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया गया? विरोध। क्योंकि उसका अनुसरण बहुत खराब था, उसका अनुसरण बहुत खराब था। आगे चलते हैं कविता के क्षेत्र में। ब्रजभाषा, जितनी भी कविताएं लिखी गई उसमें ब्रजभाषा मिलेगी, कहीं अवधि मिलेगी, कहीं खड़ी बोली मिलेगी। मुख्यतः यहाँ पर ब्रजभाषा का क्या किया गया? इस्तेमाल किया गया। ठीक है, एक जनवादी विचारधारा। जनवादी विचारधारा किसे कहते हैं? जन और वादी और विचारधारा। जन माने लोग, लोग यानी समाज, समाज में रह रहे लोग, समाज यानी देश, देश यानी भारत। तो भारत में रह रहे लोग या भारत देश के समाज में रह रहे लोग, वहां पर जो जन थे उनमें एक ऐसा वाद फैलाना था जो अपने देश के प्रति सचेत हो और अपने देश के प्रति उनमें राष्ट्रीय प्रेम की भावना क्या हो? पैदा हो। इसीलिए जनवादी विचारधारा का यहाँ पर आरंभ हुआ था और लोगों को जगाया जा रहा था देश की रक्षा करने के लिए, देश प्रेम करने के लिए। तो जनवादी विचारधारा यहाँ पर मुख्यतः पाई गई इन लेखकों और इन कविताकारों की रचनाओं में। फिर आगे देखते हैं भारतीय संस्कृति का गौरव गान। भारतीय संस्कृति का गौरव गान। अरे जब अंग्रेजी शिक्षा का विरोध होगा तो भारतीय संस्कृति आएगी। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, इकलौती संस्कृति जो पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी लोक में सबसे हटके है, और वो सिंगल ही है, और उसके अलावा वो डबल भी नहीं। भारतीय संस्कृति इतनी बड़ी है कि गौर से सुनो, ये विदेश में रहने वाले गोरी चमड़ी के लोग भी हमारे यहाँ आते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति के दर्शन करने, भारतीय संस्कृति का दर्शन करने। तो भारतीय संस्कृति खतरे में थी, तो उस समय इन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए गौरव गान किया और कविताएं ऐसी ऐसी रची जिससे लोगों ने अपनी संस्कृति को सेव किया। क्या किया? सेव किया, उसकी रक्षा की। तो भारतीय संस्कृति का गौरव गान मुख्यतः भारत हिंदी युग में देखने को मिलता है, और यह एक पुनर्जागरण काल था जिसमें समाज के प्रति लोगों को जगाया गया था कि भाई दूषित प्रवृत्तियों को दूर करो, दूषित प्रवृत्तियों को दूर करो। इज दैट क्लियर? तो ये थी इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं। ठीक है, इज दैट क्लियर? जो आपको मेनली याद रखना है, इसका और डाटा है, मैं आपको पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा जो इसके लिए पढ़ना है उनके लिए। ये इसके लिए जो पढ़ रहा है
इसके लिए जो पढ़ रहा है मैं उसको डाटा सेंड कर दूंगा, बाकी इसके लिए जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें सेंड करने की जरूरत नहीं, वो अगले दिन क्लास नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ के कुछ कवि है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर लिखा है इन्होंने, प्रताप नारायण मिश्र श्रृंगार विलास लिखा, जगमोहन सिंह देवयानी लिखा, ठीक है, राधाचरण नवभक्तमान लिखा, अंबिका दत्त भारत धर्म लिखा, बद्री नारायण ललित लहरी लिखा। क्या लिखा? और भाई साहब सब में राष्ट्रीयता थी, सब में क्या थी? राष्ट्रीयता। और सब में एक ही चीज था, प्रेम, और वो भी था देश प्रेम। तो ये मुख्य उसके कवि थे जिन्होंने ये रचनाएं की। मोस्टली अगर मुश्किल से भी छूटे होंगे तो 2 और 4 छूटे होंगे, 2 और 4, बाकी तो मैंने मोस्टली पूरे लिख दिया हूँ यहाँ पर। इज दैट क्लियर? आपको कहीं खोजने की जरूरत ही नहीं है। इज दैट क्लियर? इसके प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सब प्रेजेंट ऑफ माइंड बैठेंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे, जो सही जवाब देगा उसे मिलेगा गिफ्ट। ठीक है? ठीक है। लम्हा लम्हा वक्त गुजरते चले जाएगा और चंद लम्हों में एग्जाम सर पे आ जाएगा। अभी भी वक्त है मेरे प्यारे बच्चों, नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर लो, नहीं तो नौकरी देने के लिए क्या दिनेश मासाब आएगा? अभी भी वक्त है, पढ़ लो। क्या कर लो? पढ़ लो। हम भारत के लोग नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ते, हमें जब जरूरत रहती है हम तभी क्या करते हैं, ठीक है, तभी पढ़ते हैं। जरूरत हमको अभी है ना, तो अभी हम तैयार करेंगे, अभी बनाएंगे, अभी से। अरे तुमको मालूम है कि एक आग का दरिया है और पैदल पार करके जाना है और तैर के ही पार करना जाना है, तो फिर क्यों अपने जीवन के साथ समझौता करना है? जो बच्चे अभी नाबालिग है और जो बच्चे अभी बच्चे ही हैं, जो 12वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सुनो तो 12वीं पास होने के बाद एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चालू करना। इज दैट क्लियर? तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म रहेगा, तुम उसको तैयारी करना। मुश्किल से आपको 1 साल या 2 साल लगेंगे, और सुनो तो जब तक तुम ग्रेजुएशन कर लोगे ना, तब तक तुम्हारे पास एक सरकारी नौकरी रहेगी। क्या रहेगी? सरकारी नौकरी। और जिस दिन तुमने फाइनल करने के बाद पूरा 15 क्लास पढ़ने के बाद सोचे कि हमें नौकरी करना है, तो शायद तुम डिफ्यूज हो जाओगे, शायद वो हौसला और वो चीज तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तो ये मालूम है कि ये हमें आगे मिलने वाला है, ये मंजिल आगे मिलने वाली है, तो उसकी तैयारी आप अभी से करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। और अफसोस तो इस बात का है, जो लोग इसकी सेवा नहीं ले रहे हैं वो बहुत दया के पात्र हैं, वो बहुत दया के पात्र हैं। तो भाई 12वीं वाले 11वीं वाले इन चीज़ों को इस्तेमाल करो, इनकी आदत बनाओ। किसकी आदत बनाओ? इन चीज़ों की आदत बनाओ, इनके पास रहने की आदत बनाओ। आपका पढ़ने का उद्देश्य क्या है? नौकरी करना। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आपका पढ़ने का क्या उद्देश्य है, ये बताइए मुझे। पढ़ने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, पढ़ने का क्या उद्देश्य है आपका? क्या आपकी औकात इतनी है कि तुम नौकरी दे सकते हो? नौकरी देने के लिए पहले नौकरी लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद नौकरी देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं आप? ठीक है, तो भाई आप लोग अपने फ्यूचर को दांव में मत लगाना, और जिन लोगों ने लगा चुके हैं वो आज से ही समझ जाओ और आदत डालो। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे, कच्छु नहीं होने वाला 9 घंटे से, कुछ नहीं होगा 9 घंटे से। अगर कुछ होना है तो 16 ही घंटे से होएगा। जिसने पागलों की तरह 16 घंटे पढ़ लिया, नौकरी उसी को ही मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब आप अपने हिसाब से देख लो कि आप कितने ईमानदार हो और कितने ईमानदार नहीं हो। अगर ज्यादा टाइम दोगे तो वो चीज ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, और कनेक्टिविटी होगी तो उसकी आदत तुमको लग जाएगी, और जब एक बार आदत लग गई ना, तो फिर देखो तुम फिर क्या से क्या होएगा। इज दैट क्लियर? तो भाई लोग, आप लोग समझौता मत करना, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा और कुछ आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें ये चीज हमसे नहीं बन रही, मैं आपको कट से बता दूंगा। आपको मिलते हैं 60 सेकंड। यहाँ तक लिए बता दीजिए कहाँ क्या डाउट है, ठीक, प्रवर्तक कौन है इसके, 1850 1900 कट से देख लो, फिर हम आपसे पूछते हैं। यहाँ पे देख लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये और वो, यहाँ पे देख लीजिए। कोई डाउट है यहाँ से यहाँ तक? जल्दी बोलिए, क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक? भारतीय संस्कृति समझते हो ना? भारतीय संस्कृति क्या होती? कोरोना काल में सब भ्रष्ट हो गए, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। एक दिन 7वीं का स्टूडेंट आ रहा था, ठीक है, मैंने उसको बोला कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो मालूम क्या बोलता? वाट क्लास। वाट क्लास। अभी मैंने कहा क्लास मतलब क्लास जहाँ पढ़ाई होती, बोले वाट क्लास, ठीक है। एक सुंदर सी लड़की उसके सामने से गुजरी, वो लौंडा क्या बोलता है? सर फर्स्ट क्लास। तो कोरोना काल में ये हालत है, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं? हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है,
एक दिन जीनी नामक लड़की का बर्थडे था, उसकी अंग्रेजी देखो उसने क्या लिखा था, हैप्पी बर्थडे जानी। मात्राओं का ज्ञान नहीं, कौन सी मात्रा कहाँ लगाएं, धोखे से एक आध मात्रा इधर उधर हो गई तो अर्थ का अनर्थ बदल हो जाता है, अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। भाई सोच समझ के मात्रा लगाओ। कितनी मात्राएं होती हैं हिंदी में, संस्कार जी बताइए, हिंदी में कितनी मात्राएं होती हैं? हिंदी में सर 3 हो रही ना। हाँ देख रहे हैं आप कितनी हो रही है, 3। और जबकि मैंने उसको हिंदी की मात्रा इंग्लिश में पढ़ा के बताया था एक दिन, और वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और आर्टिकल्स बताया था, आ से लेके आहा तक बताया था, और वो थी 1 से 12। सर आपने बस हिंदी वर्ड की देख मैंने हिंदी भाषा की मात्रा अंग्रेजी में पढ़ाया था उसको, अंग्रेजी में पढ़ा था। अनार आ की मात्रा, क्या मुस्पा ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटों की मात्रा, आप समझ गए रे? इज दैट क्लियर? सर ओके चलिए, अब कोई डाउट नहीं है, समय समाप्त, अगला चलते हैं। चलो एक जन से मैं क्वेश्चन पूछूंगा और वो मुझे जवाब देगा। यहाँ पे सबसे पहले हम अंजना से पूछेंगे, बताइए अंजना, ये जो भारतेंदु योग है ये कब चालू हुआ? 1950। बहुत बढ़िया, भाई के लिए ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या अपना दिले हालात बयां करें, क्योंकि हमारे दिले हालात भी वही हैं जो इनके दिले हालात हैं। ठीक है, ठीक है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? अरे एक काम करो बच्चों, एक पत्थर तो जोर से उछालो ऊपर, आसमान में क्या तुम्हारे सर में भी छेद हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ठीक है संस्कार जी, अब आप बताइए। देखो संस्कार जी बताएगा, ठीक है, और 100% बताएगा। संस्कार जी मुझे आप ये बताइए, वीर गाथा काल कब चालू हुआ था? हाँ सर, वीर गाथा काल कब चालू हुआ? सर अभी बता रहा हूँ। कोई है बताने वाला वीर गाथा काल? हाँ सर, हाँ बोला सर 1050 से हाँ 1375 तक। 1050 सर, 1050 से 1350 सही बताया कि उन्होंने? 1050 से नहीं, उस दिन हमने जो लिखा है, इधर सुनो, गौर से सुनो, उस दिन हमने जो लिखा है वही सही था। बाकी अलग अलग किताबों में, अलग अलग कापियों में और अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है, तो वो सब संभावित है। उसी दिन हमने सही बताए थे आपको, ठीक है। तो जिस दिन आप, उस दिन हमने लिखे थे ना पहला काल, ठीक है, तो वो वही होगा। थोड़ा सा डेको देना पड़ता है, समझा करो, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगला बताना। मैं अगला चलूं क्या? द्विवेदी युग अब पैदा हुए। इधर देखो, भारतेंदु युग, गौर से सुनो। कुछ चीज जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो उगा है वो डूबेगा। एक चित है तो दूसरा पट है। एक अगर ईमानदार है तो दूसरा बेईमान है। देखो कितनी चीज मालूम है तुम लोग को। उसके बाद ये नहीं मालूम कि वीर गाथा काल को आदिकाल कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही। तो गौर से सुनिएगा आप लोग। अब देखो 1850 से 1900 तक कौन भाई साहब चले? अच्छा, उसके बाद वो कब मर गए हमको नहीं मालूम, परंतु युग उनके हाथ से चला गया। प्रेरणा स्रोत होते हैं लोग, हम एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, परंतु सुनो तो जो जीवन खराब करें बस वही चीज को सीखते हैं। समझ में आ रहा है? जो चीज जीवन खराब करे हम केवल उसी को सीखते हैं, और जो जीवन बनाए उसको हम सीखते नहीं, उसके साथ हम कंप्रोमाइज करते हैं। क्या करते हैं? कंप्रोमाइज करते हैं, ठीक है। तो गौर से सुनिए, इधर यहाँ ध्यान से देखो। ये भाई साहब के बाद जो युग आया वो आया द्विवेदी युग, क्योंकि प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्तंभ, लोग एक दूसरे को देख के क्या करते हैं? सीखते हैं। इज दैट क्लियर? अगर किसी बच्चे ने देखा कि हाँ ऐसा ऐसा है, वो घर जाके बोलेगा पापा मेरे को मोबाइल दिलाओ, उसके पास जैसा था, उसके पास जैसा था। कहाँ से देख के आया? तो संगत, संगत देव महाबिन कोढ़ी, और ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। हम संगत से ही सीखते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर नौकरी की आदत डालना है, नौकरी लेने की, तो आदत डालो, आदत डालो। आदत बन गई तो नौकरी मिल जाएगी, आदत बन गई तो अपन एमपी टॉप 10 की लिस्ट में आएंगे। एक शराबी की आदत देखिए ना, मैं खाने की, उसको क्या आती है? याद आती है। अपनी ड्यूटी करा, हमारे मोहल्ले में एक महापुरुष हैं, वो ड्यूटी करने के बाद बिल्कुल उनको याद आ जाती है और वो मैं खाने में चले जाते। कितना अच्छा है वो शराबी,
कसम खाता है बाल बच्चे की कि मैं कल नहीं पीऊंगा, और उसके बाद कल आने के बाद वो पी लेता है। पत्नी कहती है कि तुमने तो कल कसम खाए थे, तो वो कहता है कि अरे पगली, मैंने तो कल खाया था मैंने तो कल खाया था, आज कहाँ खाया। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो ये कहानी होती। वो शराबी लोग देखो, वो शराबी, और पीने के बाद देखो, हाथ मत लगाना, घर पहुंच जाएंगे वो, और लहरा के चलेंगे पर गिरेंगे नहीं। लहरा के चलेंगे, लहरा के चलेंगे पर गिरेंगे नहीं। और सुनो तो, गिर भी गए तो कोई टेंशन की बात नहीं, जब होश आता है तो घर चले जाते हैं। मेरा घर वहां पर। एक दिन एक शराबी खूब पीकर आया, ठीक है, वो अपने घर गया, बीवी की चोटी को पकड़ा और कहा क्या बात है डार्लिंग, आज तो तुम्हारी चोटी जो है वो बहुत ही लंबी। उधर से पत्नी आई और बोली अरे घोंचू, भैंस की पूंछ पकड़ा भैंस की। तो ये होता है नशा। अगर जिस दिन पढ़ाई का नशा हो गया ना, भगवान की कसम उससे बड़ा कोई नशा नहीं है। ये नशा की थी किसने? मीरा। उनसे पूछना ये नशा क्या होता है। ये नशा, मीराबाई, ये नशा था पढ़ाइयों का। उनसे पूछना ये नशा होता क्या है। जो कलेक्टर बना है, एक बार सुन तो, उनसे पूछना ये कलेक्टर बनने का नशा क्या था, वो बताएंगे कि नशा क्या होती है। और वो सब तो छोड़ो, मोबाइल का कैसा नशा है। सारे क्राइम पेट्रोल चल रहे हैं उसमें, सारे क्राइम पेट्रोल चल रहे हैं। किसकी भैंस किसका चारा खा रही है, कोई मतलब नहीं यार। किसी की भैंस किसका चारा खाए, बात ये नहीं है। भैंस दूध देना चाहिए, बात खत्म। चाहे वो इसका घास खाए उसका घास करके, भैंस दूध देना चाहिए, बात होती खत्म। अरे भला है मोबाइल मेरा है, चैटिंग जीनी भी कर सकती। अरे भला है मोबाइल जीनी का है, पर चैटिंग रागनी भी कर सकती। अरे किसकी भैंस किसका चारा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं कि नहीं? बस भैंस दूध देना चाहिए। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं द्विवेदी युग। अब प्रेरणा स्त्रोत हो गए द्विवेदी युग, और उन्होंने प्रेरणा ली किससे ली? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। और भारतेंदु हरिश्चंद्र वही महानायक है जिन्होंने 1850 से 1900 तक अपनी बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था साहित्य के जगत में, और उसी के नाम से पढ़ा था क्या? हिंदी साहित्य प्रवेश द्वार। अब गेट खुल गया है और लोग भीड़ की तलाश में आएंगे, और ऐसे आएंगे, भीड़ की भीड़ घुसेगी अब गेट के अंदर। समझ रहे हैं आप? तो द्विवेदी जी आए, और द्विवेदी जी ने इसको पुनर्जागरण ना करके फिर से जागरण किया। क्यों किया? अगर वो पुनर्जागरण ही रखता तो ये वाली कॉपी और ये वाली कॉपी में कोई अंतर नहीं रहता। इसीलिए इसने अपनी थीम को बदल दिया, और इसने कहा मैं जागरण काल चला रहा हूँ। क्या चला रहा हूँ? जागरण काल चला रहा हूँ, ठीक है। पर दोनों का उद्देश्य यही था। ये पुनर्जागरण इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि हमने उस दिन जहां से खत्म किए थे वहां भी जागरण ही चल रहा था, तो इनने फिर से जागरण चालू करा था, इसलिए इसका नाम हो गया पुनर्जागरण। अब ये पुनर्जागरण नहीं कर रहा है, ये पुनर्जागरण नहीं कर रहा है, ये खुद एक नए तरीके से रचना करके और जागरण काल चलाएगा। क्या चलाएगा? और इस बंदे की किसी ने फोटोकॉपी किया तो वो पुनर्जागरण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? पुनर्जागरण कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं द्विवेदी युग। इसके प्रवर्तक कौन है? आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ये इनके प्रवर्तक हैं, ठीक है। इनका जो श्रेय है, द्विवेदी युग का श्रेय इनको ही जाता है। द्विवेदी युग का श्रेय इनको ही जाता है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं और क्या लिखा है। सरस्वती पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था उस समय, किसके दौरान? 1900 से 1920 के समय उन्होंने एक किताब की लेखनी की थी, एक संपादन किया था, और उस संपादन का नाम था सरस्वती पत्रिका। क्या नाम था? उंगली मत तोड़ो कोई भी। सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने, और वही ज्यादा क्या हो गई थी? हिट हो गई थी, इसीलिए इनको जागरण काल, और इन्होंने केवल 20 साल राज किया। केवल कितने? 20 साल। मतलब अपना युग 20 साल चलाया इन्होंने। इज दैट क्लियर? देखो अपडेशन आता है, और वर्तमान में कोई चीज फ्लो होती है, ठीक। वर्तमान में कोई चीज क्या होती है? फ्लो होती है। एक समय था कैटरीना कैफ, और एक समय था सनी लियोन, ठीक है। इज दैट क्लियर? हो सकता है कोई और आए, ठीक है। समझ रहे हैं? जलेबी बाई आ सकती है, ठीक है, मुन्नी बाई आ सकती है, शीला आ सकती है, ये सब बदनाम हो गई तो कोई और आएगी, और आएगी। इज दैट क्लियर? तो सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। अच्छा, उस समय अंधविश्वास फैला हुआ था
हमारे देश में अंधविश्वास और रूढ़ियां, अंधविश्वास और रूढ़ियां का मतलब भी होता है एक प्रकार का अंधविश्वास ही होता है जिसमें लोग जो गलत चीज है उस पर बिलीव कर लेते हैं, जो गलत चीज है उस पर बिलीव करते हैं और अपनी संस्कृति की माँ की नाकी साका, साकी नाकी माँ का करते हैं, ठीक है, यानी अपनी भारतीय संस्कृति की चेष्टा को दुख पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो अंधविश्वास और रूढ़ियों पर कड़ा विरोध प्रकट किया किसने? द्विवेदी जी, ठीक है। मानव प्रेम और प्रकृति चित्रण और देशभक्ति की प्रधानता इनमें पाई जाती है। मानव प्रेम की प्रधानता पाई जाती है, प्रकृति चित्रण की प्रधानता पाई जाती है, देशभक्ति की प्रधानता पाई जाती है। मानव प्रेम का मतलब जो आपसी प्रेम है उसको इन्होंने व्यक्त किया, उसकी रचनाएं की। प्रकृति चित्रण यानी प्रकृति का चित्रण किया, कहीं नदी है, कहीं झाड़ है, कहीं पेड़ है, और उनका मानवीयकरण कर दिया। और उनका मानवीयकरण का मतलब प्रकृति को वर्णन कर दिया व्यक्ति के साथ, उसका कहते हैं मानवीयकरण। तो इन्होंने मानवीयकरण कर दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? प्रकृति चित्रण। देशभक्ति की रचनाएं लिखी हैं क्योंकि देश अभी आजाद नहीं हुआ था। इज दैट क्लियर? गांधी जी भी थे उस समय जो अपनी दांडी यात्रा कर रहे थे और असहयोग आंदोलन को चला रहे थे। इज दैट क्लियर? उनके द्वारा 3 आंदोलन चलाए गए थे और तीनों के तीनों असफल हो गए। इज दैट क्लियर? क्योंकि चला कौन रहे थे? महात्मा गांधी। अरे जो आदमी ने पूरी जिंदगी एक धोती और एक डंडा के सहारे गुजार दिया तो क्या मूवमेंट उनके क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे? यार धोती तो बदलो यार, भला डंडा नहीं बदल रहे पर धोती तो बदलना बनती है ना, ठीक है, क्योंकि धोती सफेद है। आगे चलो, अरे कौन सी बोली थी? खड़ी बोली। कौन सी बोली थी? खड़ी बोली। और गौर से सुनो, सबसे ज्यादा इन्होंने जो रचनाएं की थी वो प्रबंध काव्य में की थी। अब बोले सर ये प्रबंध काव्य क्या है? मैं उस समय पढ़ाऊंगा जब प्रबंध काव्य पढ़ाऊंगा। मैं उस समय पढ़ाऊंगा प्रबंध काव्य क्या है जब मैं प्रबंध काव्य पढ़ाऊंगा। मैं अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि प्रबंध काव्य एक ऐसा काव्य होता है जिसमें किसी भी घटना वर्णन का इत्यादि का वर्णन किया जाता है, जिसमें छंदों का संबंध पूर्वापर होता है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इसको प्रबंध काव्य कहते हैं, जी सर, ठीक है। और मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि प्रबंध काव्य 2 प्रकार के होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि प्रबंध काव्य इसको कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मैं जब बताऊंगा जब प्रबंध काव्य पढ़ाऊंगा। बड़ा प्रबंध काव्य, बहुत प्रबंध काव्य को देखते हुए इन लेखककारों ने, इन कविताकारों ने अपनी रचनाओं को क्या किया था? प्रकट किया था, व्यक्त किया था। भाई प्रबंध का बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में। प्रबंध की एक ऐसी अवस्था है जो जिंदगी में कभी बंद नहीं होती। अरे बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। देखिए मैं एक इंसान के पैदा होने से लेके उसके दुनिया से चले जाने तक का प्रबंध बता रहा हूँ। गौर से देखिएगा, बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है, पैदा करने के लिए भी प्रबंध था, प्रबंध हुआ, ठीक है। उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, पालने पोसने के लिए प्रबंध किया गया। बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई के लिए प्रबंध किया गया। बच्चा बहुत बड़ा हो गया, नौकरी के लिए प्रबंध किया गया, ठीक है। उसके बाद उसकी नौकरी लग गई, उसके बाद लड़की का प्रबंध किया गया। लड़की के प्रबंध के बाद और उसके जीवन के लिए और प्रबंध किया गया। घर चलाने के लिए प्रबंध करा, उसने स्ट्रगल करा, फिर धीरे 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 वो मर गया, पर प्रबंध नहीं मरा। उसकी मैयत ले जाने के लिए प्रबंध किया गया, अर्थी का प्रबंध किया गया, बांस का प्रबंध किया गया, मटकी का प्रबंध किया गया, और 4 कांधे का प्रबंध किया गया। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, और ले जाकर वहां पर रख दिए। आग लगाने का प्रबंध किया गया, वो जल गया, प्रबंध बंद नहीं हुआ। 3 दिन बाद जाके उसकी राख लाए, राख लाने का प्रबंध, राख को सिराने का प्रबंध, सिराने के बाद सुनो तो गौर से, गंगा पूजा का प्रबंध, और गंगा पूजा के प्रबंध के बाद सुनो तो अगले दिन उसका हैप्पी बर्थडे आ गया, ये फोटो टंगी, उस पे माले का प्रबंध, अब आते रहेगी वो जयंती, उसका प्रबंध। तो आदमी पैदा होता है तो प्रबंध, और मरता है तो प्रबंध। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी बंद होती ही नहीं। तो उस प्रबंध काव्य के माध्यम से लिखा गया था क्या? द्विवेदी जी ने अपने काव्य, अपनी जितनी भी रचनाएं उन्होंने। इज दैट क्लियर? आगे चलते इसके कवि कौन कौन थे? देखिए, अयोध्या सिंह उन्होंने लिखा प्रिय प्रवास, हरिऔध उन्होंने लिखा रस कलश, मैथिली शरण गुप्त इन्होंने लिखा पंचवटी। इन कुछ ऐसे लेखककार हैं जिनका हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल है। अगर वो हिंदी साहित्य में पैदा नहीं होते शायद हम हिंदी साहित्य को आज जानते ही नहीं। जैसे मैथिली शरण गुप्त ले लो, राम कुमार वर्मा ले लो, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत ले लो, ठीक है, जैसे कि और बड़े बड़े लोग, हरिश्चंद्र ले लो, यहाँ पर द्विवेदी जी ले लो, जयशंकर प्रसाद ले लो। ये ऐसे पागल लोग थे जिन्होंने साहित्य को एक नया आईना दिखाया था और समाज को कहा था देखो रे अपनी औकात, ये है आईना और देख लो, इसमें देख लो और पहचान लो अपने आप को, ये है साहित्य। आपने एक ऐसे पढ़ा होगा, साहित्य समाज का क्या है? आज तुम लोग जो रिस्पेक्ट दे रहे हो, हम जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आज हम पेन ओढ़ के घूम रहे हैं, ये साहित्य है।
ये क्या है? साहित्य है। अगर साहित्य नहीं होता तो अभी भी हम जंगलों में रहते, नंगे घूमते, कुछ भी खा रहे, कैसे भी रह रहे, हमारी जिंदगी ऐसी है। और उसके बाद भी कहते हैं बंदरों को देख के हमारे ये पूर्वज थे। अबे तुम्हारे कौन से पूर्वज बोलते, बताओ, तुम्हारे दादा बंदर थे क्या? तो तुम फिर बोलते ये हमारे पूर्वज थे। अबे ये कहां से पूर्वज हो गए? ठीक है, इज दैट क्लियर? ये माना जाता है, ये श्रेय दिया जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद बहुत सारी घटनाएं घटी, प्राकृतिक हलचल हुई, और प्राकृतिक हलचल होने के बाद सुनो तो ये जैविक और अजैविक तत्व पहले पैदा हुए, और जैविक और अजैविक तत्व पैदा होने के बाद कोई वायरस इधर उधर हो गया, और वो वायरस होने के चक्कर में हम जैसे जैविक और हम जैसे जानवर लोग क्या हो गए? पैदा हो गए। इज दैट क्लियर? तो ये था पूरा उसका वर्णन। ठीक है, तो गौर से सुनो। तो मैथिली शरण गुप्त पंचवटी लिखा था इन्होंने। इज दैट क्लियर? और भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने रचनाएं की थी। माखनलाल चतुर्वेदी इन्होंने समर्पण लिखा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी इन्होंने सुमन लिखा था। महाप्रसाद द्विवेदी कौन है? ये भाई कौन है? प्रवर्तक हैं ये। ठीक है, आगे चलो। राम नरेश त्रिपाठी इन्होंने क्या लिखा? मिलन, मानसी, ऐसी करके रचनाएं की थी इन्होंने। और भी रचनाएं इन्होंने की है भाई, मैंने तो एक एक लिखा हूं, इन्होंने 10-10 20 रचनाएं की है, जो आपको मैं उसका डेटा भेज दूंगा। इज दैट क्लियर? ये तो केवल एक समझाने के लिए था। अब मुझे ये बताइए, द्विवेदी युग समझ में आया है या नहीं आया? ठीक है, पक्का? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब प्रेजेंट ऑफ माइंड ही बैठेंगे। बताइए ऐसा कौन सा युग है जो 1918 से प्रारंभ होकर 1919 तक चला? हम यूं कह सकते हैं कि 1918 से ना, तो 1918 से 1919 तक चला, तो हम यूं कह सकते हैं वो द्विवेदी युग है। क्यों? क्योंकि 1919 तक कौन सा युग है? अब क्वेश्चन वही तो पूछ रहा है कि 1918 मैंने गलत बोल दिया। 1900 से 1920 नहीं, मैंने सही बोला। 1918 से 1919 तक। अबे 18 आ रहा है कि नहीं इसके बीच में? 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1918 और 1919 आ रहा है कि नहीं? तो वो यही युग होगा, क्योंकि उसकी डेट किसके अंदर है? इसके अंदर। इज दैट क्लियर? चलो बताइए, द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सब देख के बोल रहे हो ना? नो सर। देख के बोल रहे हो? नो सर। ठीक है, पक्का? सही में? यस सर। डन। अब मेरे को बताओ, मैथिली शरण गुप्त की क्या रचना थी? मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी। ठीक है, क्या थी? पंचवटी। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, पक्का? आगे चले। अब आते हैं अपन छायावादी युग। छायावादी युग। अच्छे सुनो रे, आवाज मत करो। ठीक है, बाथरूम जाना चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जा रहे कोई? हाँ ठीक, चुपचाप बैठो, हलचल मत करो। ठीक है, वो एक ऐसी चीज है जो रोकने से भी नहीं रुकती। 1920 से 1936 तक चल रहा है। बहुत अच्छे समझो मेरे भाई। ठीक है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। और सुनो तो, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे से पढ़ रहे हो। मेरे को जीवन में एक ही चीज आती है और वो है पढ़ाई, और तुम लोग को मालूम वो भी ढंग से वो देखो। उसके बाद भी यही पढ़ रहे हैं, और उसके बाद भी दीवार में ही लिख कर बता रहे हैं कि दीवार में लिखना। अबे जब तुमको मालूम है कि मेरे को पढ़ाते नहीं आ रहा है, तो तुम पढ़ क्यों रहे हो मुझसे? ठीक है, एंजॉय के लिए, मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करने के लिए कर दो बर्बाद, ताकि उनको ये यकीन हो जाए कि तुम्हारे मम्मी पापा ने 18 साल पहले जो घटना घटित की थी उसका पूरा सूद सहित तुम क्या दे रहे हो, उसका वापस पैसा दे रहे हो विश्वधन सहित। क्यों हुआ ऐसा? ठीक है, लो ठीक है, इज्जत क्लियर। तो अब चलते हैं अपन छायावादी युग। अब छायावादी युग बहुत अच्छा युग है, ये तो बहुत प्यारा युग है। ठीक है, जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर। ठीक है, यो योहानी शेरी। ठीक है, तो छायावादी युग किसे कहते हैं बहुत अच्छे समझो। सबसे पहले इसके प्रवर्तक का श्रेय, ओ भाई श्रेय, मैं ये नहीं कह सकता कि वो ही है उसके प्रवर्तक, श्रेय, इसका श्रेय इनको जाता है। हाँ, इसके तो यही है प्रवर्तक, इसके भी यही है प्रवर्तक, पर बंधु यहाँ पे इसका श्रेय माना जा सकता है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। तो छायावादी युग के जो प्रवर्तक का श्रेय है वो मुकुटधर पांडे को जाता है। मुकुटधर पांडे को जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर क्वेश्चन ऐसा आता है छायावाद युग के प्रवर्तक, तो मुकुटधर पांडे ही आएगा। और अगर क्वेश्चन आया कि छायावाद युग के प्रवर्तक का श्रेय किसको जाता है, तो भी आंसर क्या आएगा? मुकुटधर पांडे। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा आएगा कि क्या आपको लगता है कि इसके प्रवर्तक
प्रवर्तक मुकुटधर पांडे ही है, टिको मत, ही है, टिको मत, ही है, नहीं मालूम भाई हमको, केवल श्रेय जा रहा है इसका, क्या जा रहा है, श्रेय जा रहा है, पर वो है ये हमको मालूम नहीं। पर सुनो तो श्रेय क्यों गया, क्योंकि वो होएगा, उसके अलावा दूसरे कोई कवि नहीं था ना, नहीं तो उनके नाम नहीं प्रोनाउंस हो जाते। आप कल्पना कीजिए ना, उनके नाम प्रोनाउंस हो जाते कि नहीं, तो भाई इसी को लिखेंगे, आपकी यही है वो बनना। इज्जत क्लियर। अगर कोई होता तो उसका नाम आता ना रे, और जैसे हरिश्चंद्र होता, हरिश्चंद्र का नाम स्पष्ट आता कि नहीं, ठीक है, तो मतलब यही आदमी है वो, यही आदमी है वो, मुकुटधर पांडे को ही उसका श्रेय जा रहा है, वो ही इसके प्रवर्तक है। अगर कोई असली में कोई इसके प्रवर्तक होते तो तुम ये बताओ वहां पे उसका नाम आता कि नहीं, वहां पे ऐसा क्यों लिखते कि इसको श्रेय जा रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, गलत बोल रहे हैं, श्री नरोत्तम दास नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है? हाँ, श्री नरोत्तम दास नरेंद्र मोदी, ये है हमारे देश के कौन? प्रधान। नरेंद्र मोदी बोल रहे हो यार तुम। अरे रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती, पिताजी को ऐसे होते भगवान के लौंडे, मेरे भगवान दास के लौंडे कैसे बोलते हो? खत्म कर दिया तुमने यार, ये भगवान दास के लड़के यहाँ पे देख रहे प्रवर्तक का श्रेय मुकुटधर पांडे, ठीक है, कोई डाउट? आगे चलो, डॉक्टर नगेंद्र। एक बात ये बताओ, डॉक्टर नगेंद्र इसके प्रवर्तक होते तो श्रेय में उसका नाम नहीं आता क्या? इसका मतलब डॉक्टर नगेंद्र नहीं है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी डेफिनेशन दी है, उसकी डेफिनेशन उन्होंने क्या दी है देखो इधर। हाँ, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति एक रचना लिखी थी इन्होंने, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये उनकी रचना थी, ठीक है। और उसने कहा था इसे ही छायावाद कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? छायावाद कहते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या बोला? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह होता है वही छायावाद होता है। भाई मत करो, छोटी छोटी चीज में बहुत बड़े बड़े पंगे हो जाते हैं, ठीक है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, एक चिंगारी उसको ज्वाला बनने में टाइम लगी पर बड़ा बर्बाद कर दिया, ठीक है। माचिस की तीली से खेल रहे हो, वो भी पेट्रोल के टैंक के नीचे। जानी हम खतरों से खेलते हैं, ठीक है। अबे तू खतरे से खेलता होगा, हम तो खतरे को पाल के रखे हैं, पाल के रखे हैं हमने खतरों को, ठीक है। तो ऐसी चीज, इज दैट क्लियर? अब डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छोटी छोटी बात में वो एक थोड़ी सी बात ये थी कि शूर्पणखा को लक्ष्मण जी पसंद आ गए, उन्होंने प्रपोज मारी। भाई किसी का भी टेस्ट होता है, क्योंकि वो चरित्रवान व्यक्ति थे, राम जी, लक्ष्मण जी। अब तू काय को आ रही, किसका घास कौन खा रही, हमको क्या लेने देना, गाय दूध देना चाहिए, बात खत्म। उसको जब एक बार बोल दिए कि नहीं बहन नहीं हो पाएगी, मैं नारी का सम्मान करता हूँ, ठीक है, नहीं हो पाएगा, वो जबरदस्ती, गलत बात है, समझ रहे? एक गलती थी उसकी, नाक कट गई, और नाक जब कट गई तो उस नाक के चक्कर में पूरे कुल का खत्म हो गई कहानी, पूरे कुल का क्या हो गया, कहानी खत्म हो गई, सिर्फ एक नाक की वजह से। तुम प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा सकते? आप मुझे बताइए। और वो एक गायककार जो दुर्गा जी गाने गाती कौन है? शहनाज अख्तर। वो पागल है क्या? पूरे थूथने में से प्लास्टिक सर्जरी करवा घूम रही हो, ठीक है। अरे प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना था, और उस समय तो ऐसी होती थी प्लास्टिक सर्जरी, ऐसे करके नया चेहरा बन जाता था। इतनी भयंकर दिखती थी वो, डरावनी जैसे, मालूम, उस प्रकार की 2-3 अपनी क्लास में आती, ठीक है, इतनी गंदी दिखती थी। पर सुनो, जब वो उनके पास गई ना, किनके पास? भगवान के पास, तो ऐसी एक सुंदर नारी बन के गई। अरे तो जब तेरी नाक कट गई थी तो सुंदर नारी तेरे में शक्ति थी, तो तेरे को जरूरत क्या थी? तूने भाई को मरवा दी, खानदान को, सबको खत्म कर दी उसने। ये है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। बात जरा सी थी, पर वो बात कहाँ तक पहुंच गई, ठीक है, खत्म हो गया उसके चक्कर में पूरा कुल। इज दैट क्लियर? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यही क्या है? छायावाद। छायावाद। आगे चलते हैं, देखो, आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर, वही क्या है? छायावाद। प्रकृति पर चेतना के आरोप, प्रकृति पर चेतना के आरोप। जब प्रकृति को देखते थे तो एक चेतना जगती थी, एक क्या होती थी, ठीक है। जब अपन किसी प्रकृति में जाइए, जैसे कि वहां पर रावण ने रखा था अशोक वाटिका,
क्या रखा था? अशोक वाटिका रखा था। जब भी उसका दिमाग खराब होता था वो अपनी बीवी के साथ वहाँ अशोक वाटिका में क्या होता था, घूमता था। और अशोक वाटिका में नए नए सुंदर सुंदर फूल लगते थे। और सुनो, वहाँ कुछ कुछ सूखे हुए वृक्ष थे, और सूखे हुए वृक्ष थे तो जैसे ही वो देखती थी उनकी घरवाली सूखे हुए वृक्ष को, तो वो मुस्कुरा देती थी। और जब वो मुस्कुरा देती थी तो वो जो वृक्ष था वो फूलों से क्या हो जाता था, हरा भरा हो जाता था, और पूरा हरा भरा एकदम नया बन जाता था, फूल आ जाते थे उसमें। तो उसको देख के बड़ा उसको आनंद प्राप्त होता था। किसको आनंद प्राप्त होता था? ठीक है, रावण को। इसलिए वो वहां अशोक वाटिका में घूमता था। इज दैट क्लियर? तो क्या मतलब है उसका? प्रकृति पर चेतना के आरोप। जब भी आप प्रकृति के पास जाओगे तो आपके अंदर कोई ना कोई फीलिंग पैदा होगी, कोई ना कोई भावना आपको प्रेरित होगी, कोई ना कोई भावना आपकी जागृत होगी प्रकृति को देखकर। जब वो फूल हिलेगा या पेड़ हिलेगा या पानी की लहरें चलेंगी, पानी की तरंगे चलेंगी, तो आपको एक जुनून सा आएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, आनंदमय माहौल हो जाएगा आपका। तो इसी को कहते हैं क्या यार? प्रकृति पर चेतना के आरोप। प्रकृति पर चेतना के आरोप। प्रकृति को देखकर चेतना जागृत होती है, प्रकृति को देखकर चेतना जागृत होती है। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसने क्या कहा? देखो, इसने क्या कहा कि छायावाद क्या है। तो इन्होंने क्या कहा? प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत को ठोक देना, यानी प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत को प्रयोग में ला लेना। इसको कहते हैं अपन क्या? छायावाद। ऐसा किसने कहा? शुक्ल ने। क्या कहा? प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत को छायावाद कहा जाता है। इज दैट क्लियर? अब छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता पाई जाती है, श्रृंगार की प्रधानता पाई जाती है। व्यक्तिवाद यानी व्यक्तियों की ही चर्चा वहां पर हुई है, उसी का वाद वहां पर बताया गया है। श्रृंगार की भावना यानी आप समझ गए, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखा गया, और प्रेम था आत्मा परमात्मा। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे है प्रकृति का मानवीकरण हुआ। प्रकृति को जब जब मानवों के साथ तुलना की जाएगी वहां पर प्रकृति मानवीकरण होएगा। ठीक है, जैसे कन्हैया हंसते हैं तो उनकी ओंठ मानो लग रही है फूलों गुलाबों की पंखुड़ी जैसी दिख रही है, गुलाबों की ऐसा लग रहा है कि उनने जो वस्त्र धारण किए हैं ऐसा लग रहा है सरसों का खेत है। आहा, सरसों का खेत है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लगेगा। तो यह है प्रकृति का मानवीय करण की प्रधानता छायावाद में पाई जाती है। अच्छा, नारी के प्रति नवीन भावना, सम्मान। यहाँ पर बाकी जगह नारियों के साथ शोषण किया गया है, नारी को शोषित वर्ग में रखा गया, और उनके प्रति कुंठा और उनके प्रति एक गंदी सोच समाज में फैली हुई थी। उस गंदी सोच को छायावाद में दूर किया गया और ये बताया गया कि नारी जो है वह परमात्मा का द्वार है। परमात्मा का क्या है? द्वार है। नारी के प्रति सम्मान की भावना उजागर किया गया, कहाँ पर? छायावाद में। और नारी को महत्व दिया, ठीक, लोगों की सोच बदली, नारी को सम्मान दिया गया। ठीक है, और नारी आगे के युग में चली आई, उसका पर्दा हटा, उसने दुनिया को चेहरा दिखाई और उसके बाद सबको चेहरा दिखाई। इज दैट क्लियर? तो धीरे 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 उसमें परिवर्तन आया और लोगों की सोच बदल गई और लोग अब उन्हें सम्मान देने लगे हैं। इज दैट क्लियर? उस समय जो प्राचीन समय की बात थी, जो औरतें थी, जो नारियां थी, वह घर की दहलीज को नहीं पार करती थी। इज दैट क्लियर? वजह थी दूषित समाज। पर आजकल तो हमारी लड़की बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़ी है, हमारी लड़की, ठीक है, कलेक्टर बन के खड़ी है, और हर जगह आज वो संसार को क्या हो रही है? चला रही है। तो सम्मान की भावना इन्होंने पैदा किया था। किसने? छायावाद ने, मुकुटधर पांडे ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऐसे कई लोगों ने नारी के महत्व को समझाया था। ठीक है, आगे चलो। आधार स्तंभ, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। उस समय छायावाद के आधार स्तंभ कौन थे? उस समय छायावाद के आधार स्तंभ थे प्रसाद, इनका पूरा नाम नीचे बताऊंगा अभी मैं, दूसरा पंत, नाम पूरा बताऊंगा, निराला, ठीक है, और वर्मा। ठीक है, ये चार लोग आधार स्तंभ माने गए। ठीक है, किसके आधार स्तंभ माने गए? अगर छायावाद कहीं से पैदा हुआ तो ये चार लोगों ने इसको पैदा किया है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ये चार लोगों की वजह से हुआ है। नारी के प्रति सम्मान की भावना कहां से आई? ये चार लोगों ने दम लगाया, दम 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 दम। ठीक है, तब जाके वो सामने उभर कर वो चीज आई और लोग ने उसका श्रवण पान किए और अपनी दिनचर्या में उस चीज को लाए। ठीक है, आगे चलो। आधार स्तंभ चार के नाम बता रहा हूं। वेदना की करुणा और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया। प्रतीकात्मक शैली का मतलब होता है चित्र भी बताना या फिर प्रकृति के जैसे उसको बता देना, उसको कहते हैं प्रतीकात्मक। कोई चिन्ह कि इसके जैसा,
इज दैट क्लियर? उन चिन्हों का यहाँ इस्तेमाल किया गया, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया और वेदना की करुणा, दया दया वेदना की करुणा को बताया गया, अर्थात वेदना की करुणा की प्रधानता छायावाद में पाई जाती है। प्रतीकात्मक शैली की प्रधानता छायावाद युग में पाई जाती है। अगला भाषा कैसी थी? अभिधा के स्थान पर लक्षणा, अभिधा के स्थान पर लक्षणा मतलब विशेष भाषा का प्रयोग किया गया, विशेष भाषा का प्रयोग किया गया। याद रखना, अभिधा भाषा की जगह क्या किया गया? लक्षणा को अपनाया। लक्षणा मतलब विशेष लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक। इज दैट क्लियर? तो लक्षणा शैली का क्या किया गया? इस्तेमाल। अब इसके कवि कौन थे और उनकी क्या रचनाएं थी? तो जयशंकर प्रसाद, उन्होंने लिखा कामयानी, लहर, झरना, आंसू। आंसू नहीं है वहां, आंसू है, जगह नहीं है इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, लहर, झरना, कामयानी, आंसू, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, कमानी, लहर, झरना, आंसू, जयशंकर प्रसाद। आगे देखो, सुमित्रानंदन पंत, वही है, ये देखो इसका नाम पूरा क्या है? अच्छा, वाह 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 वाह, जयशंकर प्रसाद, इसका नाम पूरा सुमित्रानंदन पंत। इन्होंने लिखा पल्लव, गुंजन, वीणा इत्यादि, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अमूल्य, परिमल, अणिमा, अनामिका इत्यादि। महादेवी वर्मा, पहले ये बताओ ये औरत थी क्या आदमी था? आदमी था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पुस्तक। आई है चियर पुस्तक। 12वीं वाले बताओ ये क्या था? आदमी की औरत? तुमको कैसे मालूम? देवी लगाना। अबे दलितरों, 1 महीने पहले पढ़ाया मैंने वहाँ भक्तिन पाठ, उसमें महादेवी वर्मा ने लिखी थी भक्तिन पाठ। औरत थी वो, औरत, उसमें देवी लगा है तो औरत हो गई। बताओ, अब हटाओ। आगे देखो इधर, महादेवी वर्मा क्या लिखी? रश्मि, निहार, निर्जा, रश्मि, निहार, निर्जा। राम कुमार वर्मा आ गए, चित्ररेखा, आकाशगंगा। और एक बात और याद रखना, राम कुमार वर्मा जो थे उनको कृष्ण कन्हैया का रोल बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए अधिकांश उस युग के नाटकों में वह कृष्ण कन्हैया का रोल करते थे। क्या का रोल? कृष्ण कन्हैया। ये याद रखना, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि राम कुमार वर्मा को कौन सा अभिनय पसंद था, तो कृष्ण का अभिनय उनको क्या था? पसंद था। उस समय जो नाटक होते थे उसमें वो क्या बनते थे? कृष्ण कन्हैया बनते। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताइए, इस युग में कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट? जल्दी बताइए, कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। अब प्रगतिवादी युग, किसी को डाउट है? शायद हाथ ऐसा किया किसी। हाँ बताओ, तुमको हाथ कहते? अच्छा, बदबू आपके चलो देखो, ठीक है ना यार, कैसे कर दो? अबे तुम लोग सीधे बैठ के पढ़ते क्यों नहीं? कहीं अंगड़ाइयाँ लेते हो, कुछ करते हो, अच्छा नहीं लगता ना यार। अरे अंगड़ाई लेते ऐसे बदबू अच्छा लगता है, बहुत दिक्कत होती है आजू बाजू वाले को, बता नहीं सकते उन लोग। समझा करो भावनाओं को। तुम अपनी जिंदगी से खेल सकते हो, पर तुम्हें क्या हक है दूसरे की जिंदगी खेलने से? समझा करो, जब तुम्हारा बिस्तर नीचे लगा तुमको ऊपर जाने की जरूरत है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, प्रगतिवादी युग, पहले ये बताइए ये क्लियर हो गया कि नहीं? हम एक क्वेश्चन पूछेंगे और वो सही बताएगा जवाब। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब समझ में भी तो आना चाहिए कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अंजना तुम बताओ, इज दैट क्लियर? ये जो छायावादी युग है ये कब चालू हुआ? 1920 से 1936। दोस्त तेरा नहीं है, दोस्त मेरा ये है कि मेरी आंख अपर डिफर है। अगर मैं इधर की बात कर रहा हूँ तो मैं इधर करके बोलूँ। अभी वो लड़का हाथ ऊंचा कर रहा था, मैं इधर देख रहा था और वो हाथ ऊंचा कर रहा था। मैंने बोला ना तू हाथ ऊंचा मत कर, वो मुझे वहां दिख रहा था। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब नासिर भाई हमको देख रहे हैं, ठीक है, आप नहीं देखिए हमको, कोई मतलब नहीं है। इससे क्लियर? सर गेट में कोई है? हाँ, कौन है बेटा? कशिश की मम्मी। जाओ बेटा, जिनको जाना खट से जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। प्रगतिवादी युग देखिए अब क्या होता है। प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी वो इधर क्लास नहीं लगी है जी, उधर क्लास लगी, उधर मिल लीजिए आप, उधर आगे। हाँ सामने। संस्कार भाई की जरूरत पड़ेगी मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, हम मूवी बनाना पड़ेगा और तेरा हो जाएगा। सर आगे आगे सर, बस बस
ठीक है, तुम टिकना नहीं गुड़िया। हाँ नहीं सर, हाँ, पीछे वो गिर जाएगा, गर्दन ठीक तो है? पीछे, इसलिए थोड़ा सा पीछे। गर्दन दुखेगी तुम, ठीक है ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है भाई, कम से कम जयमाला में तो सीधे रहना प्लीज यार। ये डिस मैनर्स है ना, उस समय ऐसे हो रहा है, गर्दन दुख रही है, मेरी गर्दन दुख रही होता है यार, एंजॉय यार। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात खुदा से लिखवा के लाए थे जिंदगी के 4 दिन, 2 कट गए इंतजार में, 2 कट गए अर्जुन। समझ रहे हैं? खत्म कहानी। इसके अलावा आपके पास है क्या? अगर किसी को दे सको तो हंसी दे दो, 2 पल की हंसी दे दो, ठीक है? समझ रहे हैं आप? हंसना हंसाना आदत है मेरी, और आपको बनाना आदत है मेरी, और जो मुंह मोड़ के जाते हैं मुझसे उनको आवाज देके बुलाना आदत है मेरी। समझ में आया? हम कितने गलत हैं और हम कितने सही, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। एक तो आत्मा जानती है और वो जानता है कि हम कितने सही और हम कितने गलत। तुम काय को लेकर सर्टिफिकेट घूम रहे, सर मैं नहीं हूं, मेरे को केस फाल्ट बोल दिए। अगर तू फाल्ट नहीं होता तो तू पैदा ही क्यों होता? एक बात बताओ नासिर, अगर गोदाम फाल्ट है, ये बताइए आप, अगर गोदाम फाल्ट है तो शोरूम फाल्ट ही होगा। यस सर, यस सर, क्योंकि गोदाम क्या है? सिंपल। आगे देखिए, आदि पढ़ाया था मैंने सप्लाई, ठीक है? आगे प्रगतिवादी युग चलते हैं, प्रगतिवादी युग। अब यहाँ पर बौद्धिकता की प्रधानता आएगी या फिर किसकी प्रधानता आएगी, अब हम देखेंगे। सबसे मेन वर्ड देखो इसका, शोषितों की दीन दशा का चित्रण। गरीब लोग आएंगे अब यहाँ पर। गरीब गरीब होता है, वो गरीब क्यों होता है? क्योंकि उसके ज्यादा बच्चे होते हैं। यस यस, आप करोड़पति अरबपति के बच्चे गिनवा दो, कुछ गिनतियां तो चालू नहीं होंगी, और गिनती चालू होंगी तो कई की 1 पे खत्म हो जाएंगी, और ज्यादा से ज्यादा गिनती चलेंगी तो 2। पर हमारे यहाँ गरीब की गिनती चलती है 12, 10, 9, 8 ऐसे। देखा हूं मैंने, हमारे मोहल्ले में एक आंटी, उनके 12 बच्चे। उत्पादन क्षमता आप देखिए, कैपेसिटी देखिए। अरे यहाँ देखो, यहाँ पे गरीब लोग आएंगे, सारी फसाद की जड़ गरीब लोग हैं। एक बात बताओ, गरीब जो होता है वो गधैया है, पर हाँ दिल से, पैसों से नहीं। ये पैसे तो हाथ का मेल है पगले, आज नहीं है कल आएगा। कल है, काय को टेंशन ले रहे फुकट की, पर दिल से अमीर होना चाहिए। सुनो तो, असली अमीर आदमी तो वही है, पैसा ना रहने पर भी वो खर्च कर दे और व्यय करने की शक्ति उस पर रहे, वो होता है असली अमीर आदमी। ऐसा तो हम ना नहीं लेते बेटा, पैसे नहीं है आज पैसे नहीं कर लेना, तो तुमको 16 साल 18 साल पहले सोचना था कि डिमांड होगी, सप्लाई मांगेंगे, प्रोड्यूसर पैदा होगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को पैदा करेगा, प्रोडक्ट बिकेंगे लोग। मेरे को वैसा ही मोबाइल चाहिए, उसके जैसा मोबाइल चाहिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं देखो, सामने वाला गू खाए तो हम भी गू खाए, ये जरूरी नहीं है, कुछ नया वर्जन खाओ, ये खाएंगे है कि नहीं? ठीक है, लगता पास्ट में चली गई है, इतनी भी ज्यादा मेरी बात दिल पे मत लेना बेटा, ठीक है? अब प्रगतिवादी युग चलिए, अब शोषित, अब गरीब लोग आएंगे। अपन गरीब हैं, तुम गरीब हो, अपन सब गरीब हैं। अबे तुमसे बड़ा गरीब तो मैं हूं। तुम लोग मेरे को फाल्ट कहते हो ना, मैं फाल्ट नहीं हूं, मैं महाफाल्ट हूं। मैं अपने लिए ज्यादा मानता हूं हमेशा, ठीक है? मैं फाल्ट नहीं हूं, मैं महाफाल्ट हूं, ठीक है? ठीक है, मैं मामा नहीं हूं, मैं सकूनी मामा हूं। ये लगी चाव पे पंचाली का, ठीक है? अब शोषितों के दीन और दशा का चित्रण किया गया है, गरीबों के बारे में यहाँ बताया गया, उनकी गरीबी बेबसी को दूर करने के लिए रचनाएं की गई है और उनका हौसला अफजाई किया गया है। इसके प्रवर्तक है सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है? पर सुनो तो, डॉक्टर सिद्धेश्वर के नाम से भी उनको जानते, इतना याद रखना, डॉक्टर सिद्धेश्वर याद रखना, डॉक्टर सिद्धेश्वर। आप बोले हम क्या लिखेंगे परीक्षा में आएगा तो, अरे भाई प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंत लिख देना या फिर डॉक्टर सिद्धेश्वर लिख देना, और अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आए तो या तो सुमित्रा नंदन पंत आएगा या तो फिर डॉक्टर, और दोनों नहीं आए तो समझ जाना इसका आंसर कुछ है ही नहीं है, ठीक है?
अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका हल अपन नहीं बता पाते हैं, ठीक है। और अगर देखो कई ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग नहीं बता सकते, हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप जवाब देंगे। कौन जवाब देगा? अच्छा ठीक, अच्छे जवाब दो। तुम मुझे पागल समझते हो या मैं पागल हूं? बताइए आप आंसर इसका। तुम मुझे पागल समझते हो या मैं पागल हूं? नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आप कैसे दे दोगे? आंसर ही गलत, क्वेश्चन ही गलत, ठीक है। तो गौर से सुनिएगा, या तो डॉक्टर सिद्धेश्वर या तो सुमित्रा नंदन, ठीक है। अब राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वही भावना के क्षेत्र में प्रगतिवाद, वही काव्य के क्षेत्र में, सॉरी काव्य के क्षेत्र में क्या है? प्रगतिवाद। देखो 4 बातें बता रहे हैं हम। पहली बात है कि राजनीति के क्षेत्र में एक राजनीति, दूसरा साम्यवाद, तीसरा है काव्य और चौथा है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद की डेफिनेशन बन गई, क्या बन गई बताओ? राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वही काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। ये परिभाषा आपकी किसकी है? प्रगतिवादी युग की। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण से मुक्ति के लिए यहाँ पर रचना लिखी गई है। लोगों का सामाजिक, देखो लोगों का राजनीतिक तौर पे शोषण हो रहा था। राजा आ रहा था, जनता को लूट रहा था, जनता के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा था। और एक और नियम था कि राजा का बेटा राजा बनता था, राजा का बेटा तो बाकी लोग क्या अपनी भैंस चराने आए, वो तो राजा बन गए। क्या वो राजकुमार ही रहेंगे? क्या वो राजा नहीं बन पाएंगे? चलिए अगली एपिसोड 50 से 70 साल ठीक, फिर क्या हुआ उस तरह, ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक, सामाजिक का मतलब समझ रहे हो? समाज में जो शोषण हुआ लोगों का, ठीक है, ठीक है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पैसे के नाम पे, ठीक है। आर्थिक यानी धन दौलत आ गई। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। मनी है तो हनी करो, ठीक है, मनी है तो हनी है, कैश करो ऐश करो, इसको लगा डाला तो लाइट डाला। क्या आप सब पे डिश सवार है? सब पे डिश सवार। क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है? जी, उसमें थोड़ी मिर्ची मिलाइए, हल्दी मिलाइए, नमक डालिए और पेस्ट बनाकर चटनी बनाकर खा जाइए। बटन आइडिया सर जी, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। अरे जब जियो दे दवा के बेटा तो संकोच कैसा? खत्म कहानी। यहाँ देखो, ये समझ में आ गई थी। शोषण हुआ यहाँ पे गरीब लोगों का, और गरीब कौन था? हम जैसे लोग। हम जैसे लोग नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं और वो अंबानी जैसे लोग नौकरी देने के लिए पढ़ते हैं। अगर उनकी जिंदगी में से हम जैसे लोग श्रमिक वर्ग को हटा दिया जाए तो वो पूंजीपति लोग मर जाएंगे। तो यहाँ पर पूंजीपति का विरोध किया गया, श्रमिक वर्ग को बढ़ावा दिया गया है। इज दैट क्लियर? तो आगे चलते हैं अपन। फिर क्या था? मार्क्सवाद प्रभाव। मार्क्सवाद नामक एक व्यक्ति है जिन्होंने अपनी विचारधारा को चलाया था, अपनी विचारधारा को चलाया था। इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो पढ़ेंगे जब बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी विचारधारा चली, जल्दी बताओ? मार्क्सवाद विचारधारा। और यहाँ पर क्या किया गया था? गौर से सुनो तो, मार्क्सवाद विचारधारा में पूंजीपतियों को द्वारा जो शोषण किया जाता था, किस पे? जो श्रमिक वर्ग के लोगों पर शोषण किया जाता था, उसे रोकने का प्रयास किया गया था। किसने? मार्क्सवाद। तो पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा रखते थे लोग। इज दैट क्लियर? का विरोध, ठीक है, धर्म, ईश्वर, परलोक का विरोध किया गया। लोग भगवान को ही नहीं मानते थे। अब जब भगवान को नहीं मानोगे तो शोषण कब होगा? शोषण होएगा नहीं तो पहले समस्याएं हल हो जाती थी। मैंने एक बार देखा था, एक बहुत ही गरीब नारी थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उनने संतोषी माता का व्रत रखी, उन्होंने संतोषी माता को प्रसन्न किया। फिर संतोषी माता आई और आशीर्वाद दी और उसके घर पूरा अन्न धान से भर जाता है। तो लोग ऐसी भक्ति करके अपनी गरीबी को दूर कर लेते थे। ठीक, परंतु यहाँ दिक्कत ये हो रही है, आजकल भगवान पे किसी को विश्वास नहीं है, किसी को विश्वास नहीं। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज देखो, धर्म, ईश्वर और परलोक का विरोध किया गया। धर्म का विरोध किया गया, ठीक है, ईश्वर का विरोध किया। कोई भगवान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, हम होते हैं, बात होती है। जय लंकेश, तुम्हें लंकेश बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो भगवान पे अनास्था रखी गई, भगवान का विरोध किया गया, उनकी विचारधाराओं का। इज दैट क्लियर? नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टि कौन? यथार्थवादी दृष्टि, ठीक, मतलब कहा जाए, एक प्रकार से कहा जाए तो एक ऐसे दृष्टिकोण कि उन्हें कुछ नहीं करने देना, नारियों को कुछ नहीं करने देना। भाई तुम घर में रहो, हम कमाएंगे, हम लेकर आएंगे, तुम्हें घर चलाना है,
तुम्हें क्या चलाना है? घर चलाना। घर चलाना। नारी कह रही कि नहीं, मैं इस योग्य हूँ कि मैं भी तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ, तो नहीं, आप घर की दहलीज में ही रहो, हम सब करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार की यथार्थवादी नारी के प्रति क्या रखी गई? भावना। और कुछ भावना तो इतनी बेकार थी कि जिसको अपन बता नहीं सकते। इज दैट क्लियर? प्राचीन समय तो नारियों को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। क्या भयंकर के दृष्टिकोण में बदलाव हुए, और पहले कैसे के दृष्टिकोण थे, किस कंडीशन और अवस्था से नारी गुजर के और अपनी अग्नि परीक्षा दी है। इज दैट क्लियर? तो नारी के प्रति यथार्थवाद का दृष्टिकोण यहाँ पर पाया गया। और सुनो तो ये याद रखना, धर्म, ईश्वर और परलोक का क्या किया गया? विरोध किया गया। अगले नागार्जुन थे, उन्होंने युगधारा लिखा। सुरेंद्र नंदन पंत, उन्होंने युगवाणी लिखा। ग्राम्य लिखा। तुलसीकांत त्रिपाठी ने उन्होंने कुकुर मुत्ता लिखा। ये सबसे फेमस रचना थी उनकी, कुकुर मुत्ता। ठीक है, कुकुर मुत्ता आप समझते होंगे, जो बरसात में, ठीक है, उसके जैसे रहता है, क्या भमोड़ी क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, वो मशरूम की तरह रहता है। इज दैट क्लियर? कुकुर मुत्ता। तो कुकुर मुत्ता नामक रचना किसने? हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा। केदारनाथ अग्रवाल आए, उन्होंने लिखा युग की गंगा और नींद के बादल। और फिर उसके बाद आए आपके शिव मंगल सिंह सुमन, उन्होंने लिखा प्रलय सृजन या हिल्लोल। ठीक है, त्रिलोचन सिंह, उन्होंने लिखा धरती या मिही की बारात। और फिर उसके बाद रंगे राघव आए, उन्होंने लिखा पांचाली और मेधावी। देखो भाई, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है, एक आध लेखक इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उस युग में भी वो जिंदा रहे हों। इज दैट क्लियर? तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये उनकी रचना है जो कि आपको याद करना है, ठीक है। अब इस हिसाब से कोई दिक्कत है? प्रगतिवाद की एक बार परिभाषा सुन लीजिए, क्या थी? राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, वही काव्य के क्षेत्र में क्या है? भैया सुनो गौर से, इसमें राजनीति की प्रधानता पाई जाती है, इसमें साम्यवाद की प्रधानता पाई जाती है, इसमें काव्य की प्रधानता पाई जाती है, इसमें प्रगति की प्रधानता पाई जाती है, और बाकी ये सब प्रधानता ही है और एक प्रकार की विशेषता ही है। इधर एक प्रकार की विशेषता ही है। अब ये मत बोलना सर सुमंत्रा नंदन पंत तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं क्या कर लूं? ठीक है, अब वो आ गया तो मैं क्या कर लूं? इज दैट क्लियर? ये युग कब से कब तक चला? 1936 से 1943 तक। ये कब तक चला? 1920 से 1936 तक। भाई उसका नाम नहीं चला, पर वो तो जिंदा रहा होगा ना, उस समय का वो सुपरस्टार था 1936 तक। उसके बाद वो जिंदा ही था, रचना कर ही रहा था, पर उस समय कौन अपडेट हो गया? ठीक है, उसके बाद प्रगतिवादी युग अपडेट हो गया। ठीक है, इन लोग भी यहाँ पर थे, इन लोग भी थे। यहाँ पर देखिए सुमिता नंदन पंत, जबकि वो कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, ये देखो ये सुमिता नंदन पंत। इसका मतलब इनने यहाँ भी रचना की है और यहाँ भी रचना की है। अगर कोई विकल्प में क्वेश्चन आ गया तो या तो फिर इसी का टॉपिक पूछेगा, या तो वो सिर्फ इसी का टॉपिक पूछेगा, या तो फिर ऐसा बोल देगा क्या सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ये युग और ये युग इसमें शामिल है? तो यस शामिल है। वो दोनों युगों में क्या था? उस युग की रचना उसकी ये थी, इस युग की रचना उसकी ये है। दोनों की रचना सेम नहीं हो सकती। देख लो इधर सुमित्रा नंदन पंत की क्या है? पल्ला गुंजन वीणा। कब लिखा उसने? छायावाद में। फिर से पैदा हो गया वो सुमित्रा नंदन पंत। क्या लिखा? कुकुर मुत्ता। पर यहाँ पे ढूंढ के बताओ उसकी रचना में कुकुर मुत्ता है क्या? नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये थी आपकी प्रगतिवादी युग। अब चलते हैं अपन दूसरा प्रयोगवादी युग। अब प्रयोगवादी में लोग चतुर बन गए और केवल यहाँ पर बुद्धिमत्ता कुछ चीज को सामने लाया, बौद्धिकतावाद को लेकर आया और बौद्धिकता की प्रधानता यहाँ पर पाई गई। तो बौद्धिकता की प्रधानता का मतलब होता है कि लोग सोच समझकर, लेखककार जो थे वो सोच समझकर ही रचना करते थे, बुद्धि विवेक से ही रचना करते थे, सोच समझ के रचना करते थे। पहले दिमाग लगा लेते थे क्या रचना करना है और क्या रचना नहीं करना है। तो बौद्धिकता की प्रधानता प्रयोगवाद में पाई जाती है। किसी कोई डाउट? इसके प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय। और सुनो तो बेजा बड़ा नाम है, ठीक है, सच्चिदानंद अत्तिजाचंद, और ये वो बहुत बड़ा नाम है इसका। परंतु याद रखना इसके नाम के आगे हमेशा पीछे तरफ अज्ञेय मिलेगा, अज्ञेय। ठीक है, और भयंकर लंबा नाम है इसका। ठीक है, मेरे को तो एक ही वर्ड मालूम है, सच्चिदानंद। उसके बाद और कुछ है, शायद आगे या पीछे कुछ होएगा। बहुत बड़ा नाम, परंतु इसका नाम जब भी आता है इसका नाम अज्ञेय ही आता है, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम है कि अंग्रेजी के पूरे 26 अक्षर भी उसमें आगे नाम पूरा नहीं होता। हाँ ना, इसीलिए अज्ञेय ही नाम याद रखना आपको। ठीक है, सुन रहे हो कि नहीं? आगे चलिए, इसके प्रवर्तक अज्ञेय हैं। अच्छा, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण किया है इसमें। प्रेम भावनाओं का क्या खुला चित्रण? पहले प्रेम चुपचाप होता था, फिर प्रेम चिल्ला के होने लगा। ठीक है, मैंने देखा, मैंने सुना, वो एक गाना बज रहा था, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। प्रेम
चित्रण। वो पगली भी क्या बोलती है, मैं मजनू मजनू चिल्लाऊंगी। अरे ये क्या है, ये क्या है? तो प्रेम का खुला चित्रण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, हम हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते जा रहे। देख लो आप, खिलवाड़ होएगा। पहले के फटे कपड़े को सिल के पहना जाता था, अब सिले सिलाए कपड़े लाकर उसको डिजाइन से ही काटा जाता है। समझ रहे हैं? पहले अंग को छुपाया जाता था, अब अंग का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो संस्कृति के साथ घोर पाप हो रहा है ये। और पाप कर रहा कौन है? हम लोग। यार किसकी भैंस किसका चारा खा रही वो मायने नहीं रखता है, फर्क ये है कि भैंस दूध दे रही है या नहीं दे रही। भाई संस्कृति के साथ ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है, तो प्रेम भावनाओं का क्या खुला चित्रण। अच्छा, बुंदीवाद की प्रधानता, तार सप्तक। अच्छा, व्यंग और निराशावाद। यहाँ पे अक्सर जितनी भी रचनाएं थी ना वो निराशावाद में लिखी गई थी। निराशावाद में एक निराशा प्रकट होती थी, लोग पढ़ते थे निराश हो जाते थे, अरे यार देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो निराशावाद की यहाँ पर प्रधानता पाई जाती थी। व्यंग तो होता ही है। व्यंग का मतलब क्या होता है कि जिससे एक ऐसी चीज जिससे लोगों के दिल में वो बात लग जाए, और वो जो अर्थ है, वो जो बात है लोगों के दिल में वो घर कर जाए, उसको कहते हैं व्यंग्य। क्या? व्यंग्य। और वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो हाथ से भी हो सकता है, वो शौक भी हो सकता है, और किसी भी प्रकार का हो सकता है। आगे चलते हैं। तार सप्तक का संपादन 1943 में किया भैया इनने। याद रखना है, यहाँ के जो भी प्रवर्तक थे तुम्हारे अज्ञे ने अपना तार सप्तक चलाया था। तार सप्तक छापा था 1943, और उसके बाद दूसरा, तीसरा, उसके बाद भी और उन्होंने छापा था। ठीक है, तो तार सप्तक की जो शुरुआत थी, तार सप्तक का मतलब एक रचना थी उनकी। क्या थी? जो सप्ताह में एक बार निकलता था। जैसे अभी पेपर में मधुरिमा आती ना, मधुरिमा हो गई, मेरी सखी सहेली हो गई, ये हफ्ते में एक आध बार कुछ आती है क्या पेपर के साथ? तो उस टाइप के इनके क्या थे? सप्तक थे। उस प्रकार की इनकी कुछ अखबार थे, कुछ रचनाएं थी। इज दैट क्लियर? ओके, तो तार सप्तक इन्होंने कब छापा था रे? कब संपादन किया था? 1940। अच्छा, घोर व्यक्तिवाद और नई शब्दावली का प्रयोग। अच्छा, वैसी शब्द भी हम अब यूज करने लगे थे जो हमें यूज नहीं करना था, अर्थात नई शब्दावली यहाँ देखने को मिलने लगी थी। दूषित प्रवृत्तियों का नग्न चित्रण बताया था मैंने आपको। ठीक है, पहले सिले कपड़े को फटे कपड़े को सीकर पहनते थे, अब सिले कपड़े को। तो यहाँ पर दूषित, फिर से माहौल गंदा हो रहा है। दूषित प्रवृत्तियों का नग्न चित्रण यहाँ पर देखा गया। जीवन और जगत पर अनास्था रखी गई। जीवन क्या है हमको नहीं मालूम, और जगत क्या है माना में आए, हमारी इच्छा पूरी होना चाहिए, बात होती है खत्म। किसकी बीवी किसकी चिता में जल रही है, हमको उससे कोई नहीं। इज दैट क्लियर? कौन आके किसके पेपर में सिग्नेचर करके जा रहा है, हमको उससे क्या मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार की चीजें देखने को मिली। और जीवन की घुटन कविताएं। लेखक कुछ कहना चाहता था पर वो कह नहीं पाता था, लोग भावनाओं को समझ नहीं पाते थे, अंदर ही अंदर घुटता था वो। तो उसकी घुटन को उसने कविताओं के माध्यम से क्या किया था? व्यक्त किया। वो कुछ कहना चाहता था पर अवस्था ऐसी थी, लोग उसको समझ और निराश हो जाते थे उसको रचना देखे रहे फालतू करके। पर वो कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाता था, इसीलिए वो अपनी रचनाओं में उसको लिखना चाहता था, और कई बार तो वो लिख भी नहीं पाता था क्योंकि समाज में वो चल ही नहीं रहा था। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो जीवन की घुटन की कविताएं लेखकों ने, लेखककार ने, कविताकार ने जितनी भी रचनाएं इस समय की है उसमें केवल उनकी घुटन देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? घुटन यानी समझ गए ना? ठीक है, अच्छा आगे देखो। काव्य, कैसे काव्य लिखे गए? उस समय के जो काव्य थे वो कैसे थे? उस समय के काव्य कुंठा, निराशा और विद्रोह। निराशपन ज्यादा था, ठीक है, अशांति फैली हुई थी, और विद्रोह ज्यादा होते थे, लड़ाई झगड़े, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलान पक्कड़ अमका ढिमका, क्योंकि अभी भी देश आजाद हो चुका था या नहीं हुआ था? ठीक है, 43 से 50 प्रक्रिया चालू थी, पर उस समय घुटन जैसी भी चीजें पैदा हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो रहा था। ठीक है, अपने पढ़ाई हो रहे थे। ठीक है ना? तो बहुत सारी वेदनाएं वहां पर प्रकट हो रही। आगे चलते हैं। अति बौद्धिकता और ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग मतलब एक प्रकार से वीरता की भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, और अति बौद्धिकता मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी बौद्धिकता का इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा बुद्धि और विवेक लगाए। ठीक है,
बुद्धि और विवेक लगाए, हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, हम हमारा देश लेकर अलग चल जाएंगे। उनने उठाए पाकिस्तान और वो अलग चला गया। बौद्धिकता का अति बौद्धिकता पाई गई। पाकिस्तान के दायरे पे आने वाले कुछ लोग थे, उन्होंने कहा हमें हिंदुस्तान पसंद है, तो उन्होंने अपना डेरा उठाया और कहाँ आ गए? हिंदुस्तान में आ गए। बौद्धिकता यानी दिमाग लगाया, उन्होंने दिमाग लगाया कि कहाँ क्या क्या कैसी चीज। इज दैट क्लियर? तो आगे चलेंगे। मुक्त छंद और अहम को महत्व दिया गया। अहम समझते हो, बहुत बुरी चीज होती है अहम। जीव व्यक्ति को दो चीज मार खाती है, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। ठीक है, देखो मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ये मेरा अहम है, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ये मेरा अहम है, पर मैं ही केवल मैं ही अच्छा पढ़ाता हूं, ये मेरा वहम है।